नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे किरण शुक्ला जी की कहानी लाल बेंच गार्गी की आवाज में। आज सुबह इंद्रजीत की नींद अचानक टूटी तो बाहर तेज रेडियो बज रहा था। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। गीत के बोल के हर अक्षर जैसे इंद्रजीत के दिल को पोंछने लगे। परत दर परत उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से की यादों को बेरहमी से उधेड़ रहे थे ये अक्षर। आदमी की यादें भी अजीब होती हैं। हम अपने दुखों को याद कर दुखी होते हैं, लेकिन जो सुख बीत गया है उसे याद कर भी दुखी हो जाते हैं। बस यही सोचते हैं वो क्षण दोबारा लौटेंगे भी या नहीं। मन की चंचलता को लगाम में रखना किसी अश्व या नन्हे बछड़े को बांधने जैसा होता है। जाने कैसा मौका ताड़ यह मन अतीत के गलियारों में भाग खड़ा होता है। इंद्रजीत ने अभी अपने दुख से उभरने की सोची भी नहीं थी। विधि के अचानक गुजर जाने के बाद जिंदगी में सब कुछ थम गया था। उस समय कनाडा से इकलौती बेटी दिया और दामाद आए थे। सारे संस्कार पूरे हो जाने पर वापस लौटने लगे तो दिया बस एक ही रट लगाई थी, मम्मी नहीं रही अब तो आप हमारे साथ चलिए पापा, आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। एक तरह से उचित भी था, लेकिन इंद्रजीत विधि की यादों से इतनी जल्दी दूर जाने को तैयार ना था। घर के कोने कोने में विधि रची बसी थी। आंगन की तुलसी के चौरे में उसका बनाया हुआ स्वास्तिक का निशान एकदम ताजा सा था। घर के दरवाजे पर लिखे शुभ लाभ का कुमकुमी रंग अभी धूमिल नहीं हुआ था। वैसे कहते हैं पशुओं के समान ही इंसानों को भी गंध अपनी ओर आकर्षित करती है। हम अपने प्रियजनों को उनकी नैसर्गिक गंध से पहचान लेते हैं। इंद्रजीत और विधि का तो 35 वर्षों का साथ था। घर के हर हिस्से में जैसे उसकी सुगंध बसी थी। विधि अपने लंबे बाल, जिनमें अब कहीं कहीं चांदी भी चमकने लगी थी, जब कभी बालों को धोकर सुखाने को खुला छोड़ देती तो इंद्रजीत के जहन में एक हलचल मच जाती थी। दिन के हर पहर में विधि के साथ गुजारे क्षण उसके जहन में बार बार दस्तक देते थे। अभी पिछली दिवाली पर जब दिया अपने पति के साथ आने वाली थी, विधि की खुशी का ठिकाना ना था। पूरे घर को उसने बेहद आकर्षक तरीके से सजाया था। उसने खूब शॉपिंग की थी, अपने लिए कम, घर की सजावट, दिया और दामाद जी के लिए तमाम उपहार बड़े चाव से खरीदे। इंद्रजीत को ज़बरदस्ती एक सूट खरीदवाया था। दुकान पर ही खुशी से छलकते हुए बोली, इंद्र जी, अरे दिया के जब बच्चा होगा हम कनाडा जाएंगे, ये सूट तुम वहाँ पहनना। इंद्रजीत हंस पड़े और बोले, अरे विधि, अभी बच्चे के आने की खबर का तो इंतज़ार कर लो, जाने कब तुम्हारा बचपना जाएगा। इसे ईश्वर की ही मर्जी कहिए। दिया ने आकर बताया कि वह गर्भवती है। तब तो जैसे विधि के सपनों को पंख लग गए। बेहद शानदार दिवाली मनाई गई। एक हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। हालांकि विधि दिया को अपने पास रोकना चाहती थी, लेकिन माँ बनने के सफर के दौरान वह दिया और दामाद जी को अलग नहीं करना चाहती थी। इसलिए विधि ने भारी मन से दिया को तमाम निर्देश देते हुए विदा किया। अब तो उठते बैठते विधि की कल्पनाएं दिया और आने वाले बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रहती। जाड़े के दिन आ गए थे। विधि हल्के हल्के रंग की तमाम ऊन खरीद लाई। गुलाबी, पीला, आसमानी, रंग बिरंगे नन्हे नन्हे स्वेटर, मोजे, टोपियां बुनने लगी। वह दिन रात एक किए थी। लगातार उसे व्यस्त देख इंद्रजीत को उसकी सेहत की चिंता होती थी। कभी कभी इंद्रजीत चिढ़ जाते थे, क्या हर वक्त आंखें दुखाती रहती हो, थोड़ा आराम भी किया करो। विधि मानो समय को हरा रही थी। तरह तरह का सामान बनाकर उसने बक्स में रख दिया था। जाने कितनी जल्दी थी उसे। इंद्रजीत को अब लगता है कि विधि को जल्द ही रही होगी, या शायद उसे कुछ आभास हो गया था। नए साल की सुबह दिया से ढेरों बातें हुई। उसने दिया को तमाम हिदायतें भी दी कि अपना ख्याल वो कैसे रखे। बस एक रोज़ पहले 31 दिसंबर की शाम सोसाइटी की पार्टी में वे दोनों साथ साथ गए थे। यूं भी सोसाइटी का कोई कार्यक्रम विधि के बिना सूना ही हो जाता था। बेहद जिंदा दिल विधि बातों ही बातों में सबको कार्यक्रम में शामिल कर लेती थी। 5 मिनट की बातचीत में जैसे 5 सालों की दोस्ती हो जाया करती है।
पास पड़ोसी या सोसाइटी के अन्य सदस्य उससे बेहद नजदीक थे। वहां का स्टाफ भी विधि की बहुत इज्जत करता था। इस बात को करीब एक हफ्ता बीता होगा। जनवरी में ठंडक कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। रोज की भांति इंद्रजीत सैर करने निकले थे। वे लौट रहे थे कि माली तेजी से साइकिल चलाता हुआ आया और बोला, साहेब, बहू जी को कछु होई गवा है। वो पसीने में लथपथ हो गई हैं। हमका फूल का पौधा दी और बताई कहाँ लगावे का है। और फिर वहीं धड़ाम से कुर्सी पर गिर गई। हाथे मका गिलसुआ गिर गवा। माली के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। इंद्रजीत लगभग दौड़ते हुए घर पहुंचे। विधि उस वक्त बेहोश थी। माली के साथ मिलकर विधि को गाड़ी में लिटाया और अस्पताल भागे। आस पड़ोस के लोगों में भी जिसने सुना वो पीछे पीछे अस्पताल पहुंचा। यह विडंबना ही थी कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते इंद्रजीत से विधि का साथ छूट गया था। विधि को दिल का दौरा पड़ा था। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। यह ईश्वर की ही मर्जी होती है, मगर ऐसी घटनाएं हम में से हर एक को झकझोर देती हैं। इस हादसे ने इंद्रजीत को तोड़कर रख दिया था। उसे खुद भी सुध नहीं रहती थी। दिया ने कई बार इंद्रजीत को अपने साथ कनाडा चलने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। विधि की तेरहवीं के पश्चात इंद्रजीत ने समझा बुझाकर दिया को वापस भेज दिया था। दिया को एक आश्वासन दिया था कि वो बच्चे के पैदा होने पर वहां जरूर आएगा। बुझे मन से बेटी वापस चली गई थी। आज सुबह गाने की आवाज से ही इंद्रजीत की नींद खुली थी। पिछली बातों को याद करते हुए इंद्रजीत ने घर का दरवाजा खोला। हाथ में गर्म पानी का ग्लास लिए वह लॉन में आया तो देखा सामने के बंद पड़े मकान में पुताई का काम शुरू हो गया है। माली भी वहां के लॉन में साफ सफाई कर रहा था। लगभग 5 सालों से वह मकान बंद पड़ा था। इंद्रजीत केवल इतना जानते थे, वह किसी स्त्री का मकान है जो दक्षिण भारत में रहती है। गाने अभी भी बज रहे थे। इंद्रजीत घर के अंदर जाते हुए सोच रहे थे, मोबाइल फोन यूं ही जिंदगी का हिस्सा नहीं बना है। उसमें तो एक पूरा जहां समाया हुआ है। वह छोटा सा यंत्र जाने क्या क्या कर सकता है। मजदूरों के लिए मनोरंजन का बेहतरीन साधन है। उसकी वजह से दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति की मनोरंजन तक पहुंच हो गई है। आप निगाह दौड़ाइए, कड़ी मेहनत के बाद टाट बिछाकर सोने वाला मजदूर इस मोबाइल की वजह से कुछ पल के लिए जिंदगी की बेरहम मार का दर्द भूल जाता है। वह गाता भी है, गुनगुनाता भी है, कुछ पल अपनों से बतियाकर सुख दुख भी बांट लेता है। इंद्रजीत जी रोज की तरह तैयार होकर सोसाइटी के पार्क में टहलने गए। हमेशा की तरह उसी लाल बेंच के पास पहुंचे। हाँ, वो बेहद खास जगह थी। वही लाल बेंच थी जहां विधि जब चलते चलते थक जाती तो बैठ जाती थी। इस पार्क का एक सबसे सुरमई कोना था। पास ही पारिजात का एक बड़ा सा पेड़ था। शरद ऋतु में वहां की नर्म घास पर वह सफेद नारंगी से फूल ऐसे लगते मानो किसी ने धानी चुनर पर खूबसूरत सफेद रेशम की कढ़ाई कर दी हो। विधि अक्सर अपने दुपट्टे में फूल बटोर कर लाती थी। पानी में डालकर बेडरूम में सिरहाने सजा देती। यह क्रम पूरे मौसम नित्य चलता था। अब तो वसंत का महीना चल रहा था। पार्क में मौसमी फूलों की भरमार थी। उस बेंच के निकट विधि ने माली को खास गुलाब के पौधे लगाने के लिए दिए थे। गुलाब के सभी पेड़ फूलों से लदे थे। कई रोज बाद आज उसी बेंच पर इंद्रजीत जाकर बैठे तो लगा जैसे आसपास की घास दबी हुई हो, मानो कोई उस पर चलकर गया हो। जाने क्यों दिल में एक एहसास हुआ, विधि वहां से गुजरी है। शायद यह भ्रम ही था, लेकिन कितना खूबसूरत भ्रम। माली की पत्नी इंद्रजीत के घर में साफ सफाई करती और दोनों वक्त का खाना बनाकर दोपहर में चली जाती थी। इंद्रजीत किसी जमाने में औरंगाबाद के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के डीन थे। हिंदी साहित्य में खास रुचि थी, पढ़ने के बेहद शौकीन। घर में पुस्तकों का अंबार था। उनकी पढ़ने की आदत से विधि चिढ़ जाती थी। तब वे समझाते, पुस्तकें आदमी की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तब ऐसा कहने वाले इंद्रजीत शायद नहीं जानते थे कि वक्त पड़ने पर यह दोस्त भी दगा दे जाते हैं। विधि के गुजरने के बाद वे जैसे किताबों को पढ़ना ही भूल गए थे। उनके बिस्तर पर एल्बम्स का ढेर लगा रहता था। विधि ने उनके वैवाहिक जीवन के तमाम पल तस्वीरों में कैद कर सजाए थे। दिया का पूरा बचपन उस एल्बम में समाया था। वैसे देखा जाए तो जिंदगी भी अजीब है, गुजरती हुई महसूस नहीं होती है। बस जब तस्वीरें देखो
उनकी तुलना करते हुए उम्र का फासला साफ दिखाई देने लगता है। कैलेंडर पर तो केवल तारीख और साल बदलते हैं, उस एल्बम में जिंदगी बदलती हुई दिखाई देती है। इंद्रजीत अब सुबह की सैर कर रोजमर्रा के काम के पश्चात एल्बम में जिंदगी के पन्नों को पलटते रहते थे। धीरे धीरे दबे पांव एक अदृश्य सा अवसाद उन्हें अपने घेरे में समेट रहा था। कम बोलने वाले इंद्रजीत अब दोस्तों से बेहद कम मिलते थे। दिया से भी बस जरूरी बातें होती। पार्क से भी चुपचाप बगैर किसी से बातचीत किए वे लौट आते थे। समय यूं ही गुजर रहा था। कुछ दिनों में सामने वाला मकान पूरी तरह गुलजार हो गया। तमाम खूबसूरत गमले, लॉन में एक बड़ा लाल पीला सा छत्ता लगा था। उसी के तले केन की कुर्सियां पड़ी थीं। बरामदे में एक झूला टंगा था, जिस पर अक्सर वह मैडम झूलती नजर आती थी। हाँ, मैडम ही कहा जा सकता है, क्योंकि परिचय तो था नहीं। सारे बाल सफेद, करीने से कटे हुए, गोरा रंग, सुनहरे फ्रेम के चश्मे के पीछे गहरी आंखें, दुबली पतली सी काया, किसी जमाने में बेहद खूबसूरत रही होंगी। यूं तो औरतों की उम्र का जिक्र नहीं होना चाहिए, मगर वह इंद्रजीत की हमउम्र ही थी। माली की पत्नी उनके घर भी काम करती थी। सुबह सुबह पार्क में टहलती हुई भी वो नजर आती थी। लेकिन अभी इंद्रजीत से औपचारिक परिचय नहीं हुआ था। इंद्रजीत को परिचय करने में रुचि भी ना थी। उल्टा वह कुछ नाराज हो गए थे। वह टहलते हुए जाकर उसी लाल बेंच पर बैठ जाती, जहां इंद्रजीत विधि के तस्वुर में सुबह के कुछ पल बिताया करते थे। आज 2 दिन बीत चुके थे। ना तो माली दिख रहा था, ना ही उसकी पत्नी काम पर आई थी। 24 घंटे तो ब्रेड मैगी से चल गया था। दोस्तों के पास जाने का मन नहीं था, और बाहर का खाना खाते ही तबीयत खराब हो जाती थी। मन मार कर इंद्रजीत अब नौकरानी की दरियाफ्त करने सामने वाले मकान में गए। शाम हो रही थी। उन्होंने घंटी बजाई। अंदर से गजल गायिका बेगम अख्तर की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजा खुला और वह मैडम बाहर आई। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में बोली, नमस्कार इंद्रजीत जी, मैं आज आने की सोच रही थी आपके यहाँ। इंद्रजीत इस प्रकार से नाम पुकारे जाने पर अचकचा गए थे। जब तक वह कुछ जवाब देते, वो फिर बोली, मेरा नाम वेदिका है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट थी। अब रिटायर होकर यहाँ रहने आई हूँ। फिर जरा नम होकर बोली, माली ने बताया था कि कुछ महीने पहले आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उसकी पत्नी आपके यहाँ भी काम करती है ना? लेकिन अभी वह बीमार पड़ गई है। उसके पास आपका नंबर नहीं है, इसलिए वो खबर नहीं कर सकी। इंद्रजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोजमर्रा की जरूरत वाले नंबर तो हमेशा विधि के पास हुआ करते थे। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर वह जादूगर सा फोन करती और आदमी हाजिर हो जाता था। उसका स्वभाव भी कुछ ऐसा था कि सोसाइटी में काम करने वाला सारा स्टाफ बस दीदी दीदी किए रहता था। वह भी कम ना थी। किसी की तबीयत खराब हो तो विधि हालचाल लेने जरूर पहुंच जाती। उसके व्यवहार से कभी कभी इंद्रजीत गुस्सा भी हो जाते थे। जब कभी वे टोकते, विधि हमेशा मुस्कुराकर कहती, इंद्रजीत, किसी से बात करने में कैसा संकोच? बात करने के लिए रिश्ते का होना जरूरी नहीं है। इंद्रजीत चिढ़कर बोला, आखिर किसी अनजान आदमी से कोई क्या बात करेगा? विधि उस वक्त खिलखिलाकर हंस देती थी। फिर थोड़ा संजीदा होते हुए बोली, इंद्रजीत, बात करने के लिए बात होनी जरूरी नहीं है। बेमतलब की बातें उस हवा पानी की तरह होती हैं, जिनसे रिश्तों की पौधे छोटे से गमले में बंद कर नहीं, बल्कि किसी वृक्ष की तरह अपनी जड़ों को दूर तक फैलाए फलती फूलती हैं। विधि बिल्कुल सच कहती थी। उसके बनाए रिश्तों के कारण ही जिस वक्त उसे अंत्येष्टि के लिए ले जा रहे थे, पूरी सोसाइटी, सारा स्टाफ उमड़ पड़ा था। कुछ लोग ऐसे रो रहे थे मानो वह उनकी सबसे सगी थी। आज भी कुछ शक्लें ऐसी थी जिनको इंद्रजीत नाम से नहीं जानता था, लेकिन शायद विधि की दोस्ती के कारण उससे दुआ बंदगी आज भी करती हैं वे अनजानी शक्लें। वेदिका के बरामदे में खड़े इंद्रजीत उस वक्त वहां होकर भी कहीं और खोए हुए थे। तभी वेदिका ने जोर से नाम पुकारा, अरे इंद्रजीत जी, कहाँ खो गए? लीजिए चाय पीजिए। इंद्रजीत ने देखा जाने कब वेदिका जी चाय लेकर टेबल पर रख चुकी थी। बगल में एक हॉटकेस भी रखा था। इंद्रजीत हड़बड़ा से गए और फीकी सी मुस्कान होठों पर लाकर बोले, कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ लोग आदत बन जाते हैं और जब वे चले जाएं तो यादें बाहर आने ही नहीं देती। इतना कहकर उसने एक घूंट में पूरी चाय पी और बगैर कुछ बोले उठकर जाने लगा।
वेदिका संजीदा होते हुए बोली, सुनिए, यादों को पकड़कर मत बैठिए, उन्हें आसपास बहने दीजिए, यादों को मुस्कुराकर याद करिए। इंद्रजीत वेदिका की शक्ल में एक चेहरा देख रहा था, एक जिंदगी से सराबोर चेहरा। वेदिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ हॉटकेस थमाते हुए कहा, भूखे पेट यादें तकलीफ बढ़ा देती हैं। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह सुनकर इंद्रजीत महीनों बाद आज स्वाभाविक रूप से मुस्कुराए थे। चुपचाप हॉटकेस लेकर घर आए, कुछ देर टीवी पर खबरें सुनी और खाना खाने बैठे। आज अरसे बाद खाना खाकर जैसे आत्मा तृप्त हो गई थी। रोज के समय पर इंद्रजीत सोने चले गए। अगले दिन दरवाजे की घंटी से उसकी नींद खुली। सामने वेदिका जी ट्रैक सूट डाले बड़ा सा थैला लिए खड़ी थी। अरे, सैर के लिए नहीं जाना है क्या? इंद्रजीत को यह बेतकल्लुफी कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन वह शिष्टाचारवश चुप रहा और बोला, आप चलिए, मैं आता हूँ। जाते जाते वेदिका ने घर में नजरें दौड़ाई तो देखा ड्राइंग रूम का एक बड़ा सा कोना किताबों से खचाखच भरा है। वह उस वक्त कुछ नहीं बोली और सैर के लिए चली गई। कुछ देर बाद इंद्रजीत तैयार होकर पार्क में पहुंचे तो देखा वेदिका जी और उनकी मित्र मंडली घेरा बनाकर घास पर बैठी चाय के मजे ले रही है। इंद्रजीत को भी उन्होंने जबरदस्ती आमंत्रित किया। उसके पुराने मित्र मिस्टर शर्मा बोले, अरे अजीब हो यार, खाना बनाने वाली नहीं आ रही थी तो बताना चाहिए था। तुम कुछ बोलोगे नहीं तो कोई कैसे जानेगा? यूं भी तुम पहले भी सीरियस रहते थे, भाभी के जाने के बाद बिल्कुल चुप ही हो गए हो। हम जोर नहीं देते कि तुम कहीं बुरा ना मान जाओ। इंद्रजीत से कुछ जवाब देते ही ना बना। इस वक्त उन दोस्तों के चेहरे बता रहे थे, इंद्रजीत की खामोशी उन्हें भी तकलीफ देती है। उसका निर्लिप्त व्यवहार उनके मन को भी कचोटता है। उसका अकेलापन उसके दोस्तों को भी अखरता है। लेकिन वह शिष्टाचार से बंधे हुए उसकी परेशानी समझते हुए भी कुछ नहीं कहते हैं। सबने उसे जबरन वहीं बैठा लिया। उसने भी चाय पी, सबकी बातें सुनी। बहुत दिन बाद कुछ हल्का सा महसूस कर रहा था। पार्क के पास रहने वाले कुलश्रेष्ठ जी की पत्नी तब तक सबके लिए नाश्ता बनाकर ले आई। सबने हंसी टिटोली करते हुए वहां नाश्ता किया। कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला। तब तक वेदिका जी ने भाषण देने वाले अंदाज में पेड़ की टूटी टहनी को माइक का स्वरूप देते हुए हाथ में पकड़ा और बोली, अपने सभी दोस्तों के सामने मैं एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। हम सब लगभग एक ही उम्र के दौर में हैं, कुछ आगे होंगे, कुछ एक दो साल पीछे, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी की दूसरी पारी में हैं, जहाँ पर अकेलापन सबसे बड़ा रोग है। अब या तो इसमें हम डरे सहमे से जिंदगी बिताए या फिर इस अकेलेपन के घेरे को तोड़ा जाए। मेरा यह प्रस्ताव है, क्यों ना मेरे घर की छत पर बने हॉल में एक छोटे से क्लब हाउस का निर्माण करें, जहाँ पर हम सब इंडोर गेम्स खेलेंगे, गाना बजाना हुआ करेगा। और हाँ, इंद्रजीत जी के यहाँ किताबें बहुत सारी हैं जो शायद छुपा कर रखी गई हैं। हम सबसे मेरी विनती है, क्यों ना एक लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया जाए। किताबें मैं भी पढ़ती हूँ, ढेरों किताबें और गानों का संग्रह है। शाम को 4 से 6 बजे हम सब वहाँ मिला करेंगे। सुबह हम सब पार्क में मिलते ही हैं। हफ्ते में 2-4 दिन शाम को वहाँ मिलने से हम सबके संबंध प्रगाढ़ होंगे। यह सुनकर बाकी सभी लोगों ने ताली बजाते हुए संवेद स्वर में वेदिका के प्रस्ताव का जैसे अनुमोदन किया। वेदिका ने एक गूढ़ दृष्टि इंद्रजीत पे डाली और धीरे से बोली, वहाँ हम सब अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे से साझा भी कर सकते हैं, जिनमें हम सब दोस्त शामिल होंगे और अकेलेपन को किसी के नजदीक नहीं आने देंगे। इसी तरह कुछ देर सब आपस में बातचीत करते रहे। वेदिका जी के प्रस्ताव से सभी उत्साहित थे और अपनी अपनी राय साझा कर रहे थे। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। पार्क में टहलने वाले लोग अब अपने घरों को लौटने लगे थे। सभी मित्र इंद्रजीत को बार बार अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। हर व्यक्ति जैसे प्रयास कर रहा था कि इंद्रजीत से उसकी नज़दीकी बढ़े। आज उन दोस्तों के प्यार की गर्माहट इंद्रजीत को उनकी बातों में महसूस हो रही थी। इंद्रजीत जब लौटने लगा तो लाल बेंच की ओर उसकी निगाह गई। वहां लगे पौधे आसपास की हवा से झूम रहे थे। जब वे फूल आपस में टकराते तो लगता बातें करते हुए ठट्ठा कर हंस रहे हो। आज इंद्रजीत विधि को याद कर मुस्कुरा दिया। सचमुच बेवजह की गई बातें भी दिल पर जमी धुंध हौले से हटा देती हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें,
स्टोरी को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।